गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने से पहले बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर आई वांट टू पास वेरी यूजफुल information to you. Navneet Education has launched a book named as Board Paper Smart Solution for Standard 10 All Subject and 12th Science. इस बुक के कुछ USPs है. The USPs of this book are, first of all, it has board papers for all subjects from 2020 to 2024. It has board activity sheets for past 5 years and that too along with solutions. तो इसमें solutions भी आपको मिल जाएंगे. It will be of course very useful to you. मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि इसमें जो डायग्राम्स है दे आर वेरी नीट, टाइडी, क्लीन अलॉन्ग विथ ऑल द लेवल्स. सो डायग्राम्स एंड ग्राफ आर एक्सेलेंट. तो ये बुक अगर आपको चेक करना होगा तो प्लीज़ विजिट योर नियरेस्ट बुक स्टोर. ऑलमोस्ट सारे ही बुक स्टोर्स पे ये अवेलेबल है एंड दिस विल बी वेरी यूजफुल टू यू ऑल्सो. ओके, सो विल स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर. Let us start with today's lecture. So we'll start with a very important and interesting topic today. आज हमको देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो अगला टॉपिक अगर आप देखोगे तो इट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. फिर हम लोग देखेंगे व्हाट आर कोलिजन्स. कोलिजन का मतलब क्या होता है, कोलिजन के टाइप कौन से होते हैं. देन ऑफ कोर्स कोलिजन के टाइप, दो टाइप के कोलिजन होते हैं वो देखेंगे. एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कोलिजन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन पैरामीटर, वो भी हम लोग देखेंगे. वी विल सी ऑल दिस पैरामीटर्स. गुड. एंड ऑल्सो फाइनली वी विल फाइंड आउट व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन. तो पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. Principle of conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum बहुत बेसिक और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्सेप्ट आता है फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. डू यू रिमेंबर व्हाट वाज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तुमको बताता है एवरी बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू इट. तो जब तक आप एक बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता. जो बॉडी रेस्ट पे है वो बॉडी रेस्ट पे रहेगा, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. कब तक? जब तक आप उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक. फिर व्हाट इज सेकेंड लॉ? अगर हमने एक बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होता है? मोमेंटम चेंज होता है. एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ? दैट इज फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. तो हमको ऑलरेडी पता है. व्हाट डू वी नो? वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सो वी नो दैट what do you know? Rate of change of momentum, rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum of a body is equal to applied force, is equal to external applied force. तो ये हमको न्यूटन सेकेंड लॉ से ऑलरेडी पता था. हमको क्या पता था? हमको पता था कि F इक्वल टू क्या होता है? dp बाई dt. बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ऑब्जेक्ट का स्टेट तब तक चेंज नहीं होता जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगाते नहीं हो. जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाया, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ. स्टेट ऑफ मोशन चेंज होना मतलब वेलोसिटी चेंज होना, वेलोसिटी चेंज होना मतलब मोमेंटम चेंज होना. तो मोमेंटम एक सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है? दैट इज गिवन बाय सेकेंड लॉ. F इक्वल टू dp बाई dt. F इक्वल टू dp बाई dt. F इक्वल टू dp बाई dt. अगर अब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है मतलब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं. अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा क्या? नहीं. बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो बॉडी का स्टेट चेंज होगा क्या? नहीं. राइट. तो इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स अभी किस पे जीरो? बॉडी पे जीरो. या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारे बॉडीज है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, ऑन अ सिस्टम. सिस्टम में एक बॉडी भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकता है.
collection of objects, एक से ज़्यादा. So if external force acting on a system is zero, then momentum remains constant. When momentum does not change, मतलब remains constant, does not change. और इसको तो मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन है. आपने बोला कि F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, लेकिन F इक्वल टू क्या है, जीरो, क्योंकि हमने बोल दिया ना कि एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो. अगर F जीरो है तो डी पी बाई डी टी भी क्या है, जीरो है. आपको पता है किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो कब होता है, सीखा था ना मैथमेटिकल मेथड से, क्या सीखा था, कांस्टेंट. तो अगर मैं बोल रहा हूँ मोमेंटम का डेरिवेटिव जीरो है तो मोमेंटम क्या है फिर, व्हाट इज मोमेंटम, कांस्टेंट. तो therefore linear momentum is constant. Therefore linear momentum is constant. बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर. तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखेंगे, लेकिन पहले वापस एक बार समझ लेते हैं. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जब एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है, अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता है, तो उसका मोमेंटम चेंज होता है. तो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी. तो अगर बॉडी पे या सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं तो F की वैल्यू क्या हो गई, जीरो. अगर F जीरो तो डी पी बाई डी टी क्या है, जीरो. लेकिन किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो कब होता है, जब वो क्या हो, कांस्टेंट हो. इसका मतलब डी पी बाई डी टी जीरो होने का मतलब क्या होता है, मोमेंटम इज जीरो, मोमेंटम इज कांस्टेंट, जीरो नहीं, कांस्टेंट. इसको हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, वेरी सिंपल. सो principle of या law of conservation of angular momentum states that, क्या state करता है, it states that linear momentum of a system remains constant. Linear momentum of a system remains constant if external applied force is zero. हो गया, simple. So it states that principle of law of conservation of linear momentum states that. So it states that, what does it state? Linear momentum of a system. और इसको बहुत हल्के में मत लो, तुमको अब समझेगा कि कितना इंपॉर्टेंट लॉ है ये. आने वाले 3 4 5 टॉपिक कंटिन्यूस तुमको ये अप्लाई करना है. अब इट स्टेट्स दैट लिनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम, बेटर, ऑफ अ सिस्टम, linear momentum of a system remains constant, मतलब does not change, if external force is zero. If external force acting on the system is zero, acting on the system is zero. Simple. तो अभी याद रखना, इसको अभी हम अप्लाई करेंगे. तो अप्लाई करने से पहले इसको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं कोलिजन्स में. तो अभी पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि कोलिजन्स मतलब क्या और कोलिजन्स में क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन, टक्कर, बराबर है. टक्कर मतलब कोलिजन, लेकिन उसको तुमको फिजिक्स में डिफाइन करना पड़ेगा. कोलिजन इज अ कोलिजन, ऐसा बोल के नहीं चलता ना. ड्यूरिंग कोलिजन मेनी ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर, इंटरैक्ट. अभी यहाँ पे इंटरेक्शन मतलब बातचीत नहीं होती जैसे तुम इंटरैक्ट करते हो. यहाँ पे इंटरैक्ट का मतलब होता है एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. ड्यूरिंग कोलिजन मेनी ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर, इंटरैक्ट मतलब एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एंड स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन. ऐसा ही होता है, कोलिजन के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना. इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन, दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड होंगे, इवन जब एक्सीडेंट्स होते हैं, तो एक्सीडेंट में क्या होता है, दो गाड़ी जा रही थी, कोलिजन के बाद डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया. तो पहले तुमको कोलिजन मतलब क्या डिफाइन करते आना चाहिए. तो ड्यूरिंग कोलिजन मेनी मतलब कम से कम दो से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 3 4 5 एनी नंबर, बट कम से कम 2. सो मेनी ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर, interact
यहाँ पे इंटरैक्ट का मतलब होता है exert force on each other, exert force on each other and scatter in different direction, and scatter in different directions. तो ये बेसिक बेसिक याद रखना, कोलिजन जब होगा तब मेनी ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर, दे बेसिकली इंटरैक्ट, मतलब दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एंड स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। बराबर, पक्का पक्का। अब जब कोलिजन होता है तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कॉन्जर्व होता है। व्हाट इज ऑलवेज कॉन्जर्व? लीनियर मोमेंटम इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन। इसके आगे याद रखना, इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अगर ये छूट गया तो इस चैप्टर का मेन पार्ट छूट गया, समझ लो। तो ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ कोलिजन, linear momentum is always conserved, तो ये याद रखो। तो ड्यूरिंग कोलिजन, linear momentum of the system, linear momentum of the system, of the entire system, of the system is conserved, is conserved। अब ये conserve क्यों हुआ वो भी समझ लो, थोड़ा थोड़ा अभी एक्स्ट्रा ध्यान होना चाहिए। देखो यहाँ पे ना ये थोड़ा कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि जब तुम बोलते हो कि लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व्ड है, लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व होने का मतलब ये होता है कि मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। मोमेंटम चेंज नहीं होने का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो थोड़ा कंफ्यूज होगा, इसलिए पहले से ध्यान दो। जब मैं बोल रहा हूँ लीनियर मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम इज कंजर्व्ड, इस सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। बराबर, ऑब्जेक्ट 1 का इनिशियल स्पीड था u1 और 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 थैंक यू। और सेकेंड ऑब्जेक्ट का था u2। ये था इनिशियल स्पीड। इनिशियल मतलब कोलिजन होने से पहले, अभी टक्कर होना बाकी है, कोलिजन होना बाकी है। लेकिन जब कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद स्पीड तो चेंज होने वाले हैं। तो जो ऑब्जेक्ट 1 था उसका फाइनल स्पीड हो गया v1 और ऑब्जेक्ट 2 का हो गया v2। पर मैंने बोला कि कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से मोमेंटम चेंज नहीं होता। मोमेंटम चेंज नहीं होता तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होना चाहिए था, राइट। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स का चेंज होता है, पूरे सिस्टम का नहीं होता है। मतलब क्या? सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 2। अब देखो, थोड़ा सा सोचोगे तो समझेगा, थोड़ा सा सोचोगे तो समझेगा, नहीं सोचोगे तो नहीं समझेगा। सोचोगे तो ये समझेगा कि पहले ऑब्जेक्ट का कुछ स्पीड था, सम स्पीड, दूसरे का भी स्पीड था। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा पहले रेस्ट पे था, पहला आके पीछे से टक्कर मार दिया। तो पहले ने अपना एनर्जी ट्रांसफर किया, अपना वेलोसिटी ट्रांसफर किया दूसरे को। तो ये करेक्ट। तो पहले का स्पीड कम हो गया, दूसरे का स्पीड बढ़ गया, राइट। इंडिविजुअल लेवल पे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होता है, लेकिन पूरे सिस्टम का नहीं होता है। मतलब क्या? कोलिजन से पहले जितना टोटल मोमेंटम था, कोलिजन के बाद भी उतना ही टोटल मोमेंटम है। इट इज जस्ट लाइक सेइंग मेरे पास 100 रुपए थे, तुम्हारे पास 0 रुपए थे। मैंने तुमको बोला एक काम कर, जाना है तेरे को इतना दूर, कुछ भूख लगी, खाना है, ये 30 रुपीज़ रख ले। तो आपके पास 30 हो गए, मेरे पास 70 हो गए, लेकिन व्हाट इज टोटल? 100। बस वही हो रहा है, क्योंकि पैसा बाहर नहीं गया ना, अपने अपने में ही है। इधर भी मोमेंटम अपने अपने में है। कोलिजन के पहले, कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अलग था, दूसरे का अलग था, कोलिजन के बाद अलग अलग है, यस। लेकिन पूरे सिस्टम का क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले हम बोलते हैं कि मोमेंटम इज कॉन्जर्व्ड, फिर बोलते हैं मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का चेंज होता है, पूरे सिस्टम का कॉन्जर्व्ड रहता है। इसलिए मैंने सिस्टम लिखा। ड्यूरिंग कोलिजन linear momentum of the system is conserved, but the momentum of individual objects, may change,
ये ध्यान रखना, क्योंकि यही बेसिक आइडिया है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, अब हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1, एक का मास है m2। तो इसका मास है m1, इसका मास है m2, इनिशियल स्पीड है u1 एंड u2। सो कंसीडर, लेट अस consider two objects of masses कितने masses m1 and m2 moving with initial velocities या initial speeds u1 and u2 respectively, बराबर। अब ऑफ कोर्स लॉजिकल चीज़ है, ये तुमको नोट्स में नहीं दिया होगा, ये तुमको बुक्स में भी लिखा होगा तो लिखा होगा, शायद नहीं भी लिखा होगा, लेकिन लॉजिकल चीज़ है, बहुत लॉजिकल चीज़ है। अगर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कोलिजन होने का कंडीशन होता है, पता है क्या कंडीशन होता है? u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, नहीं तो कभी कोलिजन होगा ही नहीं ना। कैसे होगा? हो ही नहीं सकता फिर। अब आप खुद सोचो, आप जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, आगे आगे एक फ्रेंड दिखा, वो भी जा रहा है सेम डायरेक्शन में, उससे तुमको बात करनी है, तो डेफिनेटली तुम्हारा स्पीड उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके उससे बात होगी ना। नहीं तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, दूरियां बढ़ती जाएगी। तो दूरियां बढ़ानी नहीं है शुरू में, बाद में देखेंगे। तो ये कंडीशन है u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। अभी ये कोलिजन के पहले के कंडीशंस है, कोलिजन के बाद क्या होगा देखते हैं बाद में। अभी पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं व्हाट इज टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो देयरफॉर टोटल इनिशियल मोमेंटम, इसको बोलते हो PI इज, व्हाट इज PI? इट इज P1 plus P2. P1 is the momentum of first object and P2 is the momentum of second object. What is momentum of first object? चलो आगे। What is the momentum of first object? m1 u1 and momentum of second object m2 u2. तो you have m1 u1 plus m2 u2. तो momentum of first object before collision is m1 u1 and of second object is m2 u2. पक्का? तो this is the total initial momentum collision से पहले, before collision, equation number 1. Good. सही है क्या? पक्का? क्या सही है बताओ, क्या गलत है बताओ? Nothing is right, nothing is wrong. इनिशियल मोमेंटम इज m1 u1 पहले ऑब्जेक्ट का, दूसरे का m2 u2। इनिशियल है, इनिशियल कोलिजन होने के पहले। अब कोलिजन होने के बाद क्या होगा? कोलिजन होने के बाद गुड, चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं वापस से रियल लाइफ में लाता हूँ, जस्ट टू रिमेंबर, सिर्फ याद रखने के लिए। मैंने बोला कि आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी नहीं खा रहे थे, आगे आपका दोस्त था, उससे बात करनी थी, वो भी जा रहा है सेम डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, उसके पीछे बात करनी है, तो तुम्हारा स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। तुम्हारी बातचीत हो गई, इंटरैक्शन हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हारा स्पीड कम हो जाता है, हो गया ना, अपना काम जाने दे उसको। इधर भी वही है, स्पीड चेंज हो गया अपना काम, लेट हर गो, व्हाटएवर इट इज। तो यहाँ पे नॉर्मली कोलिजन के बाद उल्टा हो जाता है, नॉर्मली v2 इज ग्रेटर देन v1। अब डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, अब अगला कोलिजन नहीं होगा फिर। तो आफ्टर, जैसे तुमने टोटल इनिशियल मोमेंटम निकाला है, वैसे तुम टोटल फाइनल मोमेंटम में निकाल सकते हो। देयरफॉर टोटल फाइनल मोमेंटम इज PS, P फाइनल। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं इसको P1 प्लस P2 नहीं लिख सकता ना, क्योंकि P1 और P2 तो मैंने इनिशियल के लिए यूज कर लिया। तो मैं काम करता हूँ P1 डैश P2 डैश कर देता हूँ, सिर्फ नोटेशन चेंज कर दिया।
व्हाट इज p1 डैश? इट इज m1 v1, क्योंकि v1 और v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटीज है। तो लेट v1 एंड v2 बी देयर फाइनल वेलोसिटीज। फाइनल वेलोसिटीज मतलब आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। गुड। तो ये आ गया आपका m1 v1 प्लस m2 v2, p फाइनल, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, राइट? बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर, एंगुलर बाद में आएगा आपको, लीनियर मोमेंटम, यू हैव इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? p1 प्लस p2 एंड दिस इज p1 डैश प्लस p2 डैश। लेकिन p1 क्या था? p1 था m1 u1 और p2 क्या था? m2 u2। p1 डैश क्या था? m1 v1 और ये क्या था? m2 v2। बराबर? पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान, क्योंकि कुछ कुछ चीजें नए नए सीखोगे अब। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैं 2 ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था, 2 ही ऑब्जेक्ट आए, 3 होते तो क्या इक्वेशन बनता? m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। 4 होते तो m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 प्लस m4 u4 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4। कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो अगर 1000 ऑब्जेक्ट हो गए तो उनके लिखते बैठेंगे ऐसा नहीं लिखेंगे ना, 1000 टर्म्स कौन लिखेगा? इसके लिए एक नोटेशन है जिसको बोलते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। तो अभी ध्यान दो उसको लिखते कैसे है। जब तुमको बताना है कि लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन है, बहुत सारे टर्म्स है उनका एडिशन है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं समेशन। इसको समेशन बोलते हैं। सिग्मा, सिग्मा इसका नाम है, बोलते समेशन है। बराबर, करेक्ट, गुड। देन किसका समेशन हो रहा है? लेफ्ट साइड में किसका समेशन हो रहा है? किसका एडिशन हो रहा है? mu का। m1 u1 m2 u2 मतलब किसका? mu का। लेकिन कितने टर्म्स थे? 2 थे, 2 थे। तो एक काम करूंगा, मैं इधर i लिखूंगा, i लिखो, j लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। i और j नॉर्मली यूज करते हैं, इसको डमी इंडेक्स बोलते हैं। डमी इंडेक्स मतलब तुम चाहो वो इंडेक्स लिख दो, i लिख दो, j लिख दो, तुम्हारी मर्जी है, वो लिखो। लेकिन नॉर्मली i और j ही यूज होता है। i पहली वैल्यू क्या थी? 1, दूसरी क्या थी? 2। तो इसको लिखते हैं i इक्वल टू 1 से कहाँ तक? 2 तक। और रीड करते हैं i रन्स फ्रॉम 1 to 2। i रन्स फ्रॉम 1 to 2। अगर मेरे पास 10,000 ऑब्जेक्ट होते तो i रन्स फ्रॉम 1 to 10,000। अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट होते n, तो i रन्स फ्रॉम 1 to n। करेक्ट। अभी फिलहाल हम लोग 2 ही ऑब्जेक्ट की बात करें तो 2 लिखें फिलहाल। सिमिलरली यहाँ पे क्या था? m और v था, तो ये आ जाएगा mi vi, i रन्स फ्रॉम 1 to 2। हो गया। इसको बोलते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। अब इसको याद रखना, ये काम में आएगा तुमको। ये नोटेशंस भी तुमको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज यू विल नीड दिस टाइप ऑफ नोटेशंस। इतना ही है ना, गुड। देन इसको तुम इन टर्म्स ऑफ पी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन राइट डाउन समेशन पी आई रन्स फ्रॉम 1 to 2 इक्वल टू समेशन पी आई डैश, क्योंकि डैश मतलब आफ्टर कोलिजन था। आई रन्स फ्रॉम 1 to 2। पक्का पक्का, श्योर श्योर। एक बार मैं वापस कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इसके आगे अब ये फॉर्मूला हर जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो आइडिया इज सिंपल। वी हैव स्टार्टेड ऑफ विथ कोलिजन्स। पहले तो पता होना चाहिए कोलिजन क्या है। ड्यूरिंग कोलिजन मेनी ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर, interact मतलब exert force on each other and scatter in different directions. During collision the linear momentum of the system is conserved. पूरे सिस्टम का conserved है, but momentum of the individual objects may change. individual objects का momentum change हो सकता है, पूरे सिस्टम का constant है। तो अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ
दो ऑब्जेक्ट्स में से एक का मास था m1, दूसरे का था m2। पहला ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था विद स्पीड u1, दूसरा मूव हो रहा था विद स्पीड u2। तो पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम है m1 u1, दूसरे का है m2 u2। तो टोटल कितना हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, राइट। अब कोलिजन होने के बाद दोनों का स्पीड चेंज हो गया, स्पीड चेंज हुआ तो मोमेंटम चेंज हो गया। तो पहले का हो गया m1 v1, दूसरे का हो गया m2 v2, बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो व्हाट इज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, m1 v1 प्लस m2 v2। और इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसी को समेशन के फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने। तो समेशन एम आई यू आई आई रन फ्रॉम 1 to 2 इक्वल टू समेशन एम आई वी आई रन फ्रॉम 1 to 2। पक्का पक्का, गुड गुड गुड, पक्का। अब जो कोलिजन्स होते हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कोलिजन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कोलिजन्स कैन बी क्लासिफाइड into two types, into two types। एक को बोलते हो तुम इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, और एक को बोलते हो आप इन इलास्टिक कोलिजन। इट हैज नथिंग टू डू विथ इलास्टिक, ना नाम है इलास्टिक, क्यों नाम है बाद में समझेगा आपको। दो टाइप के कोलिजन है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। तो हम लोग एक एक करके दोनों डिटेल में सीखेंगे और दोनों का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो सबसे पहला है इलास्टिक कोलिजन। मैंने आपको आज ही बताया, अभी बताया कि कोई भी कोलिजन हो हमेशा क्या कॉन्जर्व्ड होता है, लीनियर मोमेंटम। क्या कॉन्जर्व्ड होता है, लीनियर मोमेंटम। अगर एक ऐसा कोलिजन है जिसमें लीनियर मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्जर्व्ड है, उसको क्या बोलोगे, इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज आल्सो कंजर्व्ड अलोंग विथ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे दोनों चीजें कॉन्जर्व्ड होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। सो अ कोलिजन in which kinetic energy of the system is also conserved along with what, linear momentum। linear momentum तो conserved है ही ना, हाँ, along with linear momentum is known as elastic collision, और अभी इसको याद रखना, अगले टॉपिक में ये वापस तुमको लगने वाला है, टू डिराइव इक्वेशन तुमको लगने वाला है ये। तो अगर काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्जर्व हो गया तो अभी कुछ चीजें गुड, समझदार हो, वेरी गुड। अब इसके आगे मैं बार बार लिखूंगा नहीं, यू हैव टू नो दिस, ऑलवेज नो दिस। m1 is the mass of first object, m2 is the mass of second object, u1 is the speed of first object before collision, u2 is the speed of second object before collision, v1 is the speed of first object after collision, v2 is the speed of second object after collision। ये पैरामीटर तुमको भी पता होने चाहिए। हर बार जब अब मैं ये यूज करूंगा तो m1 का मतलब होगा मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, और इसका मतलब होगा m2 का मतलब होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2। ओके, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, u1 होगा इनिशियल स्पीड, इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन, इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 1, और u2 का मतलब होगा, क्या होगा, इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 2, राइट। v1 का मतलब क्या होगा, फाइनल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मतलब आफ्टर कोलिजन, और v2 का मतलब क्या होगा, v2 का मतलब क्या होगा, फाइनल स्पीड ऑफ
ऑब्जेक्ट, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, 100%, गुड। तो अब what is the initial kinetic energy of the system मतलब before collision? So therefore total kinetic energy before collision से पहले, तो बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर, वेरी गुड, हाफ m1u1 स्क्वायर, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट का मास था m1, उसका कोलिजन से पहले का स्पीड था u1, तो हाफ m1u1 स्क्वायर, हाफ m1u1 स्क्वायर। पक्का पक्का, गुड गुड। और दूसरे का क्या आएगा बताओ? तो नहीं, वेट अ मिनट, जिससे पूछूंगा वही बताएगा मिस्टर रेड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन? मुझे लगता है थोड़े दिन में मेरे ही गर्दन अकड़ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा तो तुम छुप जाते हो। फिर करते क्यों हो फिर? 50 मिनट्स यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, 50 मिनट्स। अभी इससे सिंपल तो मैं क्या ही बताऊँ, बताओ। यस, हाफ, हाँ वेरी गुड, हाफ m2u2 स्क्वायर। प्रॉब्लम ये नहीं है तुमको फिजिक्स समझ में नहीं आता, आई एम टेलिंग यू, प्रॉब्लम ये है कि तुमको समझना नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमको स्कोर नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि तुमको पढ़ना नहीं है। तो क्या ही है, अरे सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट कोलिजन से पहले मास m1 था, स्पीड u1 था, हाफ m1u1 स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड का क्या होगा? हाफ m2u2 स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर collision is final kinetic energy is kinetic energy of first object dash क्योंकि collision के बाद, second object dash, बताओ। हाफ m1 v1 स्क्वायर, वेरी गुड, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। आता तो है सब तुमको, इतना तो अच्छे से बता रहे हो, तो थोड़ा ध्यान दे दोगे तो घर पे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिजिक्स के लिए टोटल टाइम इज जस्ट 50 मिनट्स ऑफ क्लास, क्योंकि आपका बैच 50 मिनट्स का है, प्लस 20 मिनट्स जब तुम घर पे जाते हो, खाते हो, पीते हो, गाड़ी चलाते हो, बस घर पे जाते जाते ही दिमाग में रिवाइज कर लेना, हो गया खत्म। घर पे भी कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, अभी पढ़ा ना, जाते वक्त रिवाइज कर लो, हो गया, डन। तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब क्योंकि कोलिजन कौन से टाइप का है? इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम के साथ साथ कौन कॉन्जर्व्ड होता है? काइनेटिक एनर्जी। सो सिंस काइनेटिक एनर्जी इज conserved, therefore we can write down kinetic energy initial equal to kinetic energy final. What is initial kinetic energy? Half m1 u1 square plus half m2 u2 square equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. हाफ कॉमन निकाल के कैंसल, गुड। तो आ गया m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। फिर बात वही है, तो दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी, ज्यादा होंगे तो क्या हम लोग टर्म्स लिखते रहेंगे? नहीं, फिर क्या करेंगे? समेशन। लेकिन समेशन करते हुए इस बार m u स्क्वायर है, u का स्क्वायर है, और m i u i runs from 1 to 2, summation mi vi square I runs from 1 to 2। ये है कंडीशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम के साथ साथ कौन कॉन्जर्व्ड है? काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट का
काइनेटिक एनर्जी था हाफ m1u1 स्क्वायर, दूसरे का था हाफ m2u2 स्क्वायर। कोलिजन के बाद पहले ऑब्जेक्ट का है हाफ m1v1 स्क्वायर, दूसरे का है हाफ m2v2 स्क्वायर। तो कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, और कोलिजन के बाद टोटल है हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, कॉन्जर्व रहता है, तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद टोटल एनर्जी आर सेम। तो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। हाफ ऑफ कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो यू हैव m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। समेशन में लिख दो, summation mi ui square I runs from 1 to 2 equal to summation mi vi square I runs from 1 to 2। वेरी गुड गुड। अब अगले टाइप का कोलिजन है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन बताओ क्या होगा, बताओ, व्हाट डू यू थिंक? काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। So in such a collision, kinetic energy is not conserved, मतलब there is loss of kinetic energy। तो kinetic energy constant नहीं है, collision से पहले अलग था, collision के बाद अलग है। तो in such a collision, kinetic energy of the system is not conserved, that is there is loss of kinetic energy, but linear momentum is conserved। linear momentum conserved है, रहेगा, kinetic energy conserved नहीं है, is conserved। गुड। अब नॉर्मली क्या होता है, देखो ये याद रखना, इन जनरल नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो इनिशियल से कम होता है नॉर्मली, क्योंकि लॉस हो गया ना, बोल ही रहे हो, लॉस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस? कम होना। तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए लगाया, 2 महीने के बाद समझा तुम्हारे पास 60,000 बचे, तो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आप तो इधर भी बात वही है, कोलिजन से पहले टोटल एनर्जी ज़्यादा था, कोलिजन के बाद कम हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज लेस देन इनिशियल। नॉर्मली ऐसा होता है, राइट, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी, अब वो कभी कभी मैं दोनों एग्जांपल देता हूँ आपको। एक कोलिजन था जिसमें क्योंकि देखो क्या था, 2 ऑब्जेक्ट से मूव हो रहे थे, स्मूथ सरफेस में मूव हो रहे थे, उनका कोलिजन हुआ। जब कोलिजन हुआ तो फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन लीड्स टू हीट, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गया, तो फाइनल एनर्जी इज लेस देन इनिशियल एनर्जी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी दिवाली आ ही रही है अगले हफ्ते में, फायर क्रैकर, तुम जब फायर क्रैकर बॉम्ब लगाते हो, पहले बॉम्ब रेस्ट पे था कि नहीं? व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? 0। लेकिन जैसे फटा, उसके बहुत सारे टुकड़े हुए, ऑल दिस पीसेस स्टार्ट मूविंग, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये ज़्यादा है कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। लेकिन उसका कंडीशन होता है, कंडीशन ये है कि एनर्जी शुड बी सप्लाइड इंटरनली। अगर एक सिस्टम को इंटरनल एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है, तो फायर क्रैकर को तुम सप्लाई करते हो ना एनर्जी, उसके अंदर बारूद होता है, वो बारूद एनर्जी सप्लाई करता है। सो इफ द एनर्जी इज सप्लाइड इंटरनली, if the energy is supplied internally, then you have final kinetic energy greater than initial kinetic energy। पर कंडीशन है एनर्जी शुड बी सप्लाइड इंटरनली। मैंने एग्जांपल भी दिया आपको फायर क्रैकर का, क्योंकि बेस्ट एग्जांपल है, समझने में आसान होता है। वो पहले रेस्ट पे था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, लेकिन बॉम्ब फटने के बाद, फायर क्रैकर एक्सप्लोड होने के बाद, it breaks up into pieces and each of the pieces moving, मतलब टोटल
फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो, करेक्ट। अब इन इलास्टिक कोलिजन में एक पर्टिकुलर टाइप का कोलिजन है जिसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक, राइट। अब उसमें क्या होता है वो भी देख लेंगे। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, अगर कोलिजन के बाद दो बॉडीज जिनका कोलिजन हो रहा था, इफ दे स्टिक टुगेदर, देन सच अ कोलिजन इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। एग्जांपल देता हूँ, एक मट्टी का बॉल लिया, मट्टी, मड, क्ले, दीवार पे दे मारा, दीवार रेस्ट पे था, तो दीवार का तो इनिशियली, दीवार इज वन, वॉल इज वन ऑब्जेक्ट, वो तो इनिशियली रेस्ट पे ही है, u इक्वल टू जीरो है, उसका u2 जीरो है, मोमेंटम जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, बराबर। और ये जो मड का बॉल था, इसको मैंने इनिशियली थ्रो किया, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्या? नो। काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्या? नो। लेकिन जैसे उसको मैंने मारा दीवार पे, वो वहीं पे चिपक गया। बोथ बॉडीज स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन, हाँ, तो सच कोलिजन इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होता है। इधर तो जीरो ही हो गया क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गए। तो इफ टू कोलाइडिंग बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स, इफ टू कोलाइडिंग बॉडीज, objects, balls, whatever you can say, stick together after collision, stick together after collision, then the collision is said to be, then the collision is said to be perfectly inelastic, is said to be perfectly inelastic, is said to be perfectly inelastic। और याद रखना, in perfectly inelastic collision, in perfectly inelastic collision, in perfectly inelastic collision, both the bodies move together with common velocity। या तो मूव होगा ही नहीं, अगर मूव नहीं भी हुआ तो दोनों वेलोसिटी कितना हो गया? जीरो। लेकिन इमेजिन कि मेरे पास दीवार के जगह पे एक मट्टी का बॉल है, दूसरा भी मट्टी का बॉल है, वो कोलाइड हो गए, वो कोलाइड हो गया, मर्ज हो गए, और मर्ज होके एक साथ जा रहे हैं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी क्या हो जाता है? सेम। सो इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोथ द बॉडीज, मतलब बोथ द ऑब्जेक्ट्स, both the bodies move together with common velocity, with common velocity। ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन डिराइव करने में लगेगा, ये पता होना चाहिए। तो कोलिजन होने के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया? सेम हो गया। क्या हो गया? सेम, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए, तो दोनों साथ में जाएंगे ना। गुड, वेरी गुड, पक्का, गुड। सो इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन there is maximum loss of kinetic energy। So in perfectly inelastic collision, there is maximum loss of kinetic energy, maximum loss है kinetic energy का। गुड, पक्का, श्योर। अब एक प्रॉब्लम ये है कि कोलिजन इलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक में परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकता है। तो कोलिजन है कौन सा टाइप का, वो आपको पता कैसे लगेगा? तो उसके लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं। क्या करते हैं? एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगला टॉपिक यही होना चाहिए आइडियली, ये है ना? यस, गुड। तो टू इंडिकेट द टाइप ऑफ कोलिजन, to indicate the type of collision, we define a parameter known as coefficient of restitution।
तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का काम एक ही है, हमको बताना कि कोलिजन कौन से टाइप का है। तो उसकी वैल्यू से हमको समझ में आ जाएगा कि कोलिजन कौन से टाइप का है। तो वी विल डिफाइन व्हाट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, राइट। और हम डिफाइन कैसे करते हैं वो तो देखेंगे, लेकिन पहले टू इंडिकेट, इसका काम क्या है वो तो बता दो। टू इंडिकेट द टाइप ऑफ कोलिजन, द टाइप ऑफ कोलिजन we define a parameter, we define a parameter known as coefficient of restitution। अब डिफाइन कैसे करते हैं ये भी बहुत इजी है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो है समथिंग अपॉन समथिंग, so it is the ratio of, it is the ratio of something upon something. What something upon something? Relative velocity of separation, relative velocity of separation to that of relative velocity of approach। अभी बता तो दोनों का मतलब क्या है। It is the ratio of relative velocity of separation to that of relative velocity of approach, velocity of approach। गुड। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। चलो पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, आप जा रहे थे, आपका फ्रेंड आगे है, आपको उससे बात करनी है, एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, राइट, उसके पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट है, कोलिजन होना है। इमेजिन पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरे का है 6 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे को अप्रोच कर रहा है विथ हाउ मच स्पीड? 4 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैंने बताया था रिलेटिव वेलोसिटी में सेम डायरेक्शन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। पहले का स्पीड है 10, दूसरे का है 6, तो डिफरेंस कितना हुआ? 4। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग अदर? 10 - 6 मतलब कितना? 4। ये जो 10 है इसको हमने u1 बोला है। क्या बोला है इसको? u1। और ये जो 6 था उसको क्या बोला है? u2। क्या बोला है इसको? u2। और ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहाँ था? डिनोमिनेटर में था। कहाँ था? डिनोमिनेटर में था। तो वो क्या बन गया? u1 - u2। गुड। तो E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन vs अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ua। और ua क्या आ गया? u1 - u2। और आज ही आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है, कोलिजन के बाद क्या होता है? सेकेंड ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ जाता है, राइट, करेक्ट, गुड। तो ऐसा इमेजिन कर लो, कोलिजन होने के बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड। और पहले का हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया? 3। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? 5। मतलब इस केस में तो v2 - v1 करते हैं। याद रखना v2, क्योंकि v2 इज ग्रेटर देन v1, और नीचे u1 - u2 क्योंकि u1 इज ग्रेटर देन u2। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बन गया ये? फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, मैंने अभी बोला कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? बोथ ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन होने के बाद पहले ऑब्जेक्ट का स्पीड, फाइनल स्पीड, और दूसरे ऑब्जेक्ट का फाइनल स्पीड क्या बन गया? सेम।
सेम बन गया ना। तो ई क्या था, v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 कितना हो गया, 0। तो वैल्यू क्या आ गई, 0। तो अगर e की वैल्यू 0 हो, e की वैल्यू 0 हो, तो कौन सा कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक। कौन सा है, परफेक्टली इनइलास्टिक। और बाकी सारे कोलिजन के लिए, फॉर ऑल अदर कोलिजन्स, फॉर ऑल अदर टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, e की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। सो फॉर ऑल अदर कोलिजन्स e वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर। तो बाकी का टू बी कंटिन्यूड।